सीलमपुर इलाका दिल्ली का मोस्ट सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आने वाला इलाका है। कह रहे सीलमपुर में ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ चैन नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ की आबादी है वो बांग्लादेशी है, लेकिन ये बांग्लादेश से जो लोग आते हैं उनको शरण तो किसी भी तरीके से मिल जाता है, क्योंकि उनके आधार कार्ड बन जाते हैं, वोटर कार्ड बन जाते हैं, लेकिन क्राइम खत्म नहीं। वो डीसीपी की गाड़ी फूंक दी जाती है। यहाँ पर छीना झपटी, स्नैचिंग, घरों में घुसकर चोरी चकारी करना। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक 17 साल के युवक की हत्या कर दी गई। उसके बाद तमाम लोगों पर आरोप लगे। इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है और उसी के साथ उस इलाके में अब हिंदू पक्ष के लोग पोस्टर लगाने लगे हैं। हिंदू खतरे में है, इस तरीके के पोस्टर लग रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार भी वहां के लोग लगा रहे हैं और तमाम तरह की बातें हैं। तो पहले तो इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। उस इलाके की क्या है, सीलमपुर इलाके में किस वर्ग के लोग कितने कैसे रहते हैं, उसका डेमोग्राफी क्या है, वो समझने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है, इसकी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हैं, हरिशंकर कुमार जी हैं और प्रीति पांडे जी हैं। तो सबसे पहले प्रीति जी आपसे ही, क्योंकि लगातार आप इसको कवर कर रही हैं और आपका एक लंबा अनुभव रहा है, क्राइम आप दोनों लोगों का ही रहा है क्राइम रिपोर्टिंग में, लेकिन उस इलाके की जिसकी हम खास तौर पर बात कर रहे हैं, सीलमपुर इलाके की, बीते कई दिनों से वो चर्चा में रहा है। पोस्टर बैनर्स को लेकर, हिंदू खतरे में को लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर के तमाम मुद्दे वहां पर हैं। अब ये नई घटना जब आई है तो फिर ये इलाका चर्चा में है। क्या है इस इलाके की पूरी डेमोग्राफी? देखिए, इलाके का जहाँ तक आपने सवाल पूछा, सीलमपुर इलाका दिल्ली का मोस्ट सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आने वाला इलाका है। मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ की जो ज़्यादातर आबादी है वो BPL कैटेगरी यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। जानकार तो ये कहते हैं कि इस इलाके की आबादी जो है वो दरअसल बांग्लादेशियों की है, जिनके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए गए वोट बैंक के चलते या कुछ अन्य कारण, ये मुझे नहीं पता, ये सियासत का विषय, इस पर मैं जाऊंगी भी नहीं। लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ की आबादी है वो बांग्लादेशी हैं और एक समय ऐसा था, जैसा कि आपने कहा भी, कि क्राइम कवर करती रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे 20 से 25 साल हो चुके हैं दिल्ली के क्राइम को कवर करते हुए। और एक समय ऐसा था, खास करके 2005 से लेकर 8 के बीच का समय, जब हर दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि इस इलाके से बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, चोरी के कुछ मामलों का भंडाफोड़ हुआ है, कुछ बरामदगियां हुई हैं और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया भी तब होती थी। कुछ समय के बाद ये प्रक्रियाएं खत्म होती चली गईं। वोट बैंक एक रीज़न रहा होगा, क्योंकि उनके आधार कार्ड बन जाते हैं, वोटर कार्ड बन जाते हैं, लेकिन क्राइम खत्म नहीं हुआ। इन्हें यहाँ की चाहे गलत तरीके से दस्तावेज़ बना करके भी नागरिकता मिली, लेकिन वो यहीं की आबादी में आज बहुल संख्या में हो गए। और जो हिंदुओं के पोस्टर लगाने का जिक्र आपने किया, ये हकीकत है कि वहाँ पर हिंदू बहुत लिमिटेड संख्या में है, सीमित संख्या में है और वो अब दहशत के साए में जीते हैं। क्योंकि अक्सर यहाँ पर आपराधिक घटनाएं होती हैं, ख़ास करके शाम होते ही, सूरज ढलते ही यहाँ पर छीना झपटी, स्नैचिंग, घरों में घुसकर चोरी चकारी करना और छोटी छोटी चोरियाँ। ये भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा क्राइम यहाँ पर चोरी के हिसाब से देखा जाता हो, क्योंकि इतनी आर्थिक क्षमता वाले लोग ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चोरियाँ, गांजा इत्यादि की तस्करी, ये सब कुछ यहाँ पर होता है। जुवेनाइल क्राइम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो घटना जिस जुवेनाइल के साथ हुई, 17 साल का लड़का है कुणाल, जिसे चाकुओं से दौड़ा कर गोदा गया, सब कुछ हुआ। और काफ़ी कंजस्टेड इलाका है, भीड़ भाड़ बहुत रहती है, रिक्शा इत्यादि सब कुछ, दोपहिया वाहनों से पूरी सड़क पटी हुई होगी। शाम के समय में सड़क पर, पटरियों पर दुकानें लोग लगाकर सामान बेचते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सुनसान इलाका हो कि कोई आए और क्राइम करके चला जाए। सब कुछ यहाँ पर दिन दहाड़े होता है, लेकिन कोई किसी को रोकता नहीं है, कोई किसी को टोकता नहीं है। हाँ, पुलिस चौकियाँ हैं, लेकिन फिर उन पुलिस चौकियों में जो लोग डिप्यूटेड हैं वो क्या काम कर रहे हैं, या वो भी खौफ के साए में रहते हैं कि कौन इस मुद्दे में फंसे। क्योंकि अक्सर यहाँ पर हिंदू मुसलमान जैसे ही कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, तो इस तरह की घटनाएं पहले भी होती थी, तब इतना तूल नहीं दिया जाता था। आज कई सालों बाद यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिली है, ये पहला मर्डर नहीं है। लोग कह रहे हैं अक्सर यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कभी संजीदगी से एक्शन नहीं लिया गया। इक्का दुक्का लोगों को पकड़ करके खाना पूर्ति की गई, फाइलों में केस क्लोज किया गया, उसके बाद स्थितियां वैसी की वैसी। मतलब अब जो क्राइम होता था उस इलाके में, आप कह रही हैं 20-25 साल पहले भी इसी तरीके से होता था, इतना ही था? बिल्कुल, दिल्ली का ये मैंने कहा ना, संवेदनशील इलाके जो दिल्ली के काउंट किए जाएंगे, शुमार किए जाएंगे, उसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ये रीजन भी आता है। जबकि सीलमपुर में ही DCP का दफ्तर भी है, बावजूद इसके यहाँ पर अपराध होते हैं डेली। अगर यहाँ के थानों में अपराध के जो मामले दर्ज होते हैं, उसमें कम से कम 2 से 3
सेंसिटिव कैटेगरी के जो क्राइम होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्राइम कितना ज़्यादा होता है। लेकिन कभी भी इस क्राइम को पूरी तरीके से ख़त्म करने की दिशा में या तो संजीदगी से प्रयास नहीं किए गए, या फिर मैं ये कहूँ कि हमारा सिस्टम फेल हुआ है। हरिशंकर जी, नेशनल कैपिटल के एक इलाके में इस तरीके से लगातार, जैसा प्रीति जी बता रही हैं कि कई सालों से ये चलता चला आ रहा है, और सीलमपुर इलाके को लेकर के खास तौर पर बात होती है, कई बार इसका जिक्र हुआ है, क्यों नहीं करती है? मतलब वहाँ उस इलाके में ऐसा क्या है कि पुलिस इतनी मुस्तैदी नहीं, कम है तो उस फोर्स को और डिप्लॉय किया जाए वहाँ पे और संजीदगी से काम किया जाए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, सीलमपुर वो इलाका है जहाँ पर आपने बहुत लंबा समय तक क्राइम को कवर किया है। वो डीसीपी की गाड़ी फूंक दी जाती है, ये वो हमले हुए, तो ये वही इलाका है। तो मान लीजिए कि जिस इलाके में डीसीपी सुरक्षित नहीं है, जबकि वो पूरी सुरक्षा से चलते हैं, ऐसे नहीं जाते आम लोगों की तरह। दूसरी बात है कि सीलमपुर आज का डिस्टर्ब इलाका नहीं है, ये 1998 से यहाँ पर इस तरह के मामले चलते आ रहे हैं। डेमोग्राफी जब से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, उसके बाद ये मामले बढ़ते चले गए, और वोट बैंक के चक्कर में, जैसा इन्होंने बताया कि बांग्लादेशी आबादी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उनके पास रोज़गार के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोकल जो मुस्लिम हैं उनका तो अपना रोज़गार है, उनका कारोबार है, उनका काम है। लेकिन ये बांग्लादेश से जो लोग आते हैं उनको सड़न तो किसी भी तरीके से मिल जाता है, राशन कार्ड कोई ना कोई सरकार बना देती है, लेकिन उनको रोज़गार क्या मिले? तो वही जेब कतरन करते हैं, छोटे छोटे क्राइम करते हैं, सेंधमारी करते हैं, अलग अलग इलाकों में जा कर के करते हैं। आप देखिए कि बांग्लादेशियों को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस को एक अलग से विंग बनाना पड़ा था, और वो आज नहीं बना, वो 15 साल से है। तो कुल मिलाकर के वो बहुत डिस्टर्ब इलाका है। आप भी अगर सीलमपुर में जाएं तो सबसे पहले, बाकी चीज़ तो भगवान भरोसे है, दूसरा कि अपना जेब ज़रूर देख लें, क्योंकि मोबाइल वहाँ सबसे ज़्यादा चोरी होती है, और मोबाइल चोरी हुई, वहाँ से लोग चले जाते हैं, कोई मामला दर्ज कराता नहीं, दिन भर में 2-4-10 हुआ, रिकवर तो कुछ होना नहीं है। तो वहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा मामले हैं। दूसरी बात रही क्राइम की, तो सीलमपुर इलाका बहुत मतलब कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, घनी आबादी है, छोटी छोटी संकरी गलियाँ हैं। तो अगर कोई व्यक्ति क्राइम करके अगर किसी गली में घुस भी जाए, तो जो वहाँ का नॉन व्यक्ति नहीं है, जो उन गलियों को नहीं जानता, वो ढंग से पहुंच भी नहीं पाएगा। एक मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं पुलिस वाले, उन्होंने एक बार 5 साल पहले की बात है कि बड़े मायूसी से उन्होंने कहा कि अरे क्या बताऊं यार, मैंने कहा आजकल फ़ोन नहीं कर रहे हो, तो अरे बहुत परेशान हूं। मैंने कहा पूछा क्यों? कह रहा अरे सीलमपुर में ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ चैन नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने कहा चैन फिर भी कैसा? तो कह रहा इतने क्राइम हैं वहाँ, इतने क्राइम हैं कि मतलब समझ लो कि जितने लोग हम लोग स्टाफ हैं पुलिस के, अगर उसका 10 गुना भी कर दिया जाए फिर भी कम है। तो ये काफ़ी समय से वहाँ पर डिमांड चल रही है कि थाने तो आप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन पुलिस जो बैरिकेड पुलिस का जो चौकी है उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। ये काफ़ी दिनों से मांग हो रही है, नई सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चौकी का जिक्र किया, और आपने जिस घटना का जिक्र किया था, मैं नाम उन अफसर का ले लेती हूँ, देवेश श्रीवास्तव, जो उस वक्त वहाँ पर डेप्यूटी डीसीपी थे, और आरपी मीना जो थे वो उस वक्त डीसीपी थे, जिस दरमियान वहाँ एक छोटी सी घटना के बाद हिंसा होती है और पूरी गाड़ी फूंक दी जाती है। डीसीपी पर भी अटैक हुआ था, वो जख्मी भी हुए थे। आपको याद होगा कुछ साल पहले, ज़्यादा साल नहीं, 3-4 साल पहले ही दिल्ली में दंगे भी हुए, और ये जो इलाका है वहाँ पर भी ज़्यादा हिंसात्मक घटनाएं हुई थी। कई दुकानों को आग के हवाले किया गया, लोगों के घरों पर पत्थर थे छतों में जो इकट्ठा करके रखे गए थे, और पुलिस बल पर, हिंदुओं पर, किसी के घर को फूंक दिया गया, किसी को बीच सड़क पर कत्ल करके नाले में फेंक दिया गया। वो पूरे मामले इन्वेस्टिगेशन में रहे, काफ़ी चर्चाएं भी हुई, यहाँ पर काफ़ी कुछ किया भी गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सुधार के काम नहीं हुए, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जितनी आबादी है जो रिकॉर्ड में है, उतनी ही आबादी मुझे ऐसा लगता है कि वो अनरजिस्टर्ड भी होंगे, उनके कहीं कोई दस्तावेज़ नहीं होंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। और इसे कहने में कोई गुरेज नहीं कि पुलिस की टीम भी अकेले यहाँ पर किसी इलाके में कोई क्राइम हो जाए, कोई कॉल हो जाए, तो अकेला कोई व्यक्ति मौके पर जाने की हिम्मत नहीं करता होगा। उसे डर लगता होगा कि क्या मालूम कब हम पर हमला हो जाए।
जब पुलिस वालों की हालत है तो आम लोगों की ज़िंदगी कैसे होगी वहाँ पे? बिल्कुल देखिए, लोग तो अब ये कह रहे हैं कि जो सीलमपुर इलाका है, बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ पर हमारी हो गई है। हिंदुओं का ये कहना है, जो आज पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं उसमें ये कहते हैं कि ये बांग्लादेश बन जाए, या बंगाल का मुर्शिदाबाद या मालदा, जहाँ पर अभी वक्फ को लेकर के काफ़ी हिंसा हुई है, ऐसी स्थिति ना यहाँ पर पैदा हो जाए, कश्मीर ना बन जाए। जब इस तरह की चिंता लोगों को सताने लगती है तो अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो बेबस है। और बेबसी क्यों है? क्योंकि होता क्या है, आप वोट बैंक के लिए इनके फर्जी दस्तावेज बना देते हैं और यहाँ पर फिर ये डंके की चोट पर रहने लगते हैं। इस घटना का एक बार फिर मैं जिक्र करूंगी, जिस लड़की का जिक्र बार बार किया जा रहा है, वो भी एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखती हैं और ये कहा जा रहा है कि बाकायदा एक गैंग ऑपरेट किया जा रहा था। यहाँ पर नशे का कारोबार होता है और रात के अंधेरे का इंतजार कोई नहीं करता। यहाँ पर दिन दहाड़े भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। हरिशंकर जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप वहाँ पर चले जाएं, मान लीजिए कि आप ई रिक्शा या किसी इस तरह के पब्लिक कन्वेंस वाले व्हीकल में हैं, आपका कुछ ना कुछ गायब हो जाएगा और आप उसे तलाशते रहें, कुछ नहीं मिलने वाला। पुलिस वाले भी यहाँ पर एक आध लोगों को हिरासत में लेकर के आते हैं तो पता लगता है पूरी की पूरी भीड़ थाने पहुँच जाती है और फिर जो प्रेशर बिल्टअप करने का काम किया जाता है उसमें स्थानीय लोकल नेता भी होते हैं और वो अपनी सियासत के लिए उनका साथ भी देते हैं। एंड में होता यही है कि पुलिस वाले किसी तरीके से मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, अपराध वहीं के वहीं रह जाते हैं, अपराधी वहीं के वहीं रह जाते हैं और जो स्थानीय यहाँ कर एक्चुअल जो लोग हैं, रहने वाले बाशिंदे हैं, वो उसी खौफ के साए में कि या तो पलायन कर जाएं और जो मजबूर हैं वो शाम के समय ही अपनी बहन बेटियों को घर के भीतर रख देते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है लड़कियों के साथ में छेड़खानी भी होती है और कोई रोक नहीं पाता है। सरेआम यहाँ पर मुझे याद है कि मैं खुद एक घटना को कवर करने के लिए गई थी कि एक भाई ने अपनी बहन को छेड़खानी करने से रोका तो उस पर चाकुओं से हमला कर दिया गया था। अब कुछ कार्रवाई हो जाती है, कुछ एक्शन हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, नतीजा ढाक के तीन पात। यहाँ पर हर गली में, हर मैं तो लेन में कहूँगी कि इतनी मल्टीपल फैक्ट्रीज चलती हैं, सब अवैध हैं और पुलिस को सब कुछ पता होता है। सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे ही हो रहा है क्योंकि उस सड़क पर निकलिए तो जो कच्चा माल है रिक्शा में लेकर के खुलेआम सभी लोग जा रहे होते हैं और किसी को कोई परमिशन नहीं होती है। वहाँ पर अक्सर आग की घटनाएं होती हैं तो कई लोग मारे जाते हैं, कई लोगों के घर कोलैप्स हो जाते हैं इस तरह की घटनाओं में। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कि अब हम यहाँ पर एक्शन ले लेंगे, एसडीएम पहुँच जाते हैं कि कार्रवाई हो जाएगी, ये इलीगल फैक्ट्री चल रही थी, सब कुछ तो वहाँ पर इलीगल ही है। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है कि इलीगल है, वहाँ पर मल्टीपल इलीगल प्लेटफॉर्म्स पर चीज़ें ऑपरेशनल हैं। लेकिन या तो हम आँख मूंद लेते हैं, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, और फिर कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि कुछ राजनीतिक चेहरे अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं, मलहम लगाने के लिए। शाहीन बाग अगर CAA और NRC को लेकर के प्रोटेस्ट होता है तो दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भी उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। बड़ी संख्या में यहाँ पर कई दिनों तक लोग बीच रोड पर आकर के खड़े रहे, जिसके वजह से जो स्थानीय लोगों की आवाजाही थी, दफ्तर जाने वाले परेशान थे, रास्ते बंद हो गए थे, लोग बीच रोड में मौजूद थे और बड़ी मुश्किल से उस क्राउड को वहाँ से खाली कराया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद बलपूर्वक उन लोगों को हटाया गया था। तो ये है दिल्ली का सवाल ये कि अब इस घटना पर क्या अपडेट है जो इस लड़के के साथ हुआ, और दूसरी चीज़ ये कि क्या मीडिया में 4 दिन चल के उसकी हेडलाइंस बन के, सुर्खियाँ बन के फिर ये वैसे ही दब जाएगा जैसे पिछले तमाम मामले सीलमपुर के हुए और क्राइम के मामले खूब टीवी चैनल्स पर चले, लोगों ने देखे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आज भी वो फाइलें पलट रही हैं? देखिए, यहाँ पर हमें 2 चीज़ें समझनी होंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मामले में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और क्योंकि अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों को तूल देने के आरोप लगते रहे हैं, विपक्षी खेमा यही कहता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कम से कम इन मुद्दों पर आज लोग अपनी आवाज़ तो उठा रहे हैं। जो दयनीयता, जो स्थिति हम देख रहे हैं, लेकिन आप उसे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। आपके ऊपर मानहानि के मुकदमे लगा दिए जाएंगे कि आप एक समुदाय विशेष के विरुद्ध नफरती माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो तस्वीरें हमने देखी हैं और क्राइम के रिकॉर्ड्स, देखिए मैं तो उन केसेस की बात कर रही हूँ जो कम से कम रिकॉर्ड में आ जाते हैं। कई केसेस ऐसे हैं, जैसा कि हरिशंकर जी ने भी कहा कि पुलिसकर्मी परेशान है, तबादला हो गया है सीलमपुर इलाके में, तो उसको पता है कि अब उसके दिन रात की जो नींद है वो तो गई, उसका चैन हराम हो गया। तो वो क्या करते हैं, ठीक है, किसी तरीके से मामले को रफा दफा करके सुलटा दीजिए, भेज दीजिए। तो ये तो रिकॉर्ड में आने वाले मामले हैं जो बाकी थानों के हिसाब से, दिल्ली के बाकी ज़िलों को देख लीजिए और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का क्राइम रेट देख लीजिए, आपको ज़्यादा दिखेगा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी
कंपटीशन होता है कि किस इलाके में ज़्यादा क्राइम हो रहा है। दिल्ली के ज़्यादा सेंसिटिव इलाकों में से एक सीलमपुर, जबकि मैंने कहा डीसीपी का ऑफिस भी बिल्कुल वहीं पर है, बावजूद इसके यहाँ पर क्राइम नहीं रुक रहा। इस मामले का आपने जिक्र किया, लड़की का जिक्र बार बार पीड़ित परिवार कर रहा है, उसके साथ कुछ दोस्तों की बात कही जा रही है। साहिल नाम के एक लड़के का भी जिक्र सामने आया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस की टीम से एक टीम के गठित किए जाने की बात कही जा रही है जो दबिश दे रही है। और मुमकिन है क्योंकि उनकी लोकेशंस पता हैं, इलाके के लोकल ही हैं वो लोग, और स्थानीय लोगों ने देखा है सब कुछ होते हुए। अब जो दूसरा एंगल निकल करके आएगा इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसको सुनना ज़रूरी होगा, लेकिन देर सबेर अपराधी पकड़े ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इस बार मामला तूल पकड़ चुका है और सियासी रंग भी ले चुका है। क्योंकि मनोज तिवारी सरीखे तमाम नेता इस मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली के एक इलाके में, हम किसी दूर दराज मुर्शिदाबाद और मालदा की बात नहीं कर रहे, दिल्ली की बात कर रहे हैं, और दिल्ली में एक आबादी पलायन करने को मजबूर है। बीते दिनों भारत एक्सप्रेस ने ही इस इलाके से सटा हुआ दूसरा इलाका, वहाँ पर भी बताया कि किस तरीके से जितने हिंदू हैं पलायन करने को मजबूर हैं, अपना घर छोड़ करके बेचने को तैयार हैं। तो ये चीज़ें हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में। आज की डेट में हकीकत यही है कि हिंदू तबके से आने वाले लोग खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे, और ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नहीं है। जो लोग महसूस कर रहे हैं, सालों साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, 15-16 साल, 20 साल, इससे भी ज़्यादा से, बावजूद इसके उन्हें आज अपने घर के बाहर दिन की रोशनी में तो निकल भी जाए, रात के समय में डर लगता है कि क्या मालूम कौन झपटमार स्नैचर आकर के गले पर चाकू रख दे। 30 रुपए की चोरी के लिए अगर यहाँ पर मर्डर हो सकता है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। और ये राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। हरिशंकर जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। ऐसा देखा गया है खास वर्ग विशेष की तरफ से ही तमाम जब घटनाएं होती हैं, दिल्ली की हिंसा, वो हमें याद ही है जब दिल्ली में हिंसा हुई थी, उसके बाद तमाम इन्वेस्टिगेशन हुई, लोगों के नाम निकल के सामने आए। सीलमपुर जैसे इलाकों में जिस तरीके से जब कई बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, नाम निकल के आते हैं। फिर चाहे हम बंगाल चले जाएं, मुर्शिदाबाद के इलाके में, मालदा के इलाके में, खास वर्ग विशेष से ही कोई ऐसी साजिश की वो निकल के आती है, एक अपराध निकल के आता है। ऐसे क्यों हो रहा है? फिर लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। देखिए, खास वर्ग के बारे में क्या कहा जाए, वहाँ ज़्यादातर वो खास वर्ग के लोग ही रह रहे हैं, और मुस्लिम बहुल इलाका है, इसीलिए हम खुल के कह रहे हैं कि वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम हैं। दूसरी बात है कि वो सीलमपुर वो इलाका है जहाँ पर आपने सिनेमा में देखा होगा ना कि जुर्म का काला कारोबार, और वो जो तस्वीरें सिनेमा में हमने देखा है, बिल्कुल वैसा ही जगह है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, वहाँ सबसे डराने और चौंकाने वाली बात ये है कि वहाँ पर जो नई पीढ़ी है, उन्होंने क्या देखा है, तो मर्डर देखा है, उन्होंने नशा करते हुए देखा है, उन्होंने नशा बेचते हुए देखा है। तो वो क्या करेंगे? वो भी यही करेंगे। नई पौध जो वहाँ तैयार हो रही है, वो भी बदमाशों की हो रही है, वो भी क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं। पैदा तो सामान्य बच्चे की तरह हो रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं समाज में, वो क्या करेंगे? वो भी यही करेंगे। तीसरी बात, मैंने एक स्टोरी की थी जब दंगे के बाद, जो उस समय भी लोगों ने घरों के बाहर पोस्टर लगाया था, हमारा घर बिकाऊ है। तो उस गली का मुझे ध्यान है, 19 या 17 नंबर कोई गली था। तो वहाँ पर हम गए, लोगों से बातचीत की। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, हम हिंदू और मुस्लिम आज से नहीं, बहुत समय से रह रहे हैं। हमारी गली में पहली बार किसी एक मुस्लिम ने एक घर खरीदा था। वो हिंदू जो था वो उत्तराखंड का था, वो अपना घर बेच करके वहाँ जा रहा था। तो उन्होंने ज़्यादा पैसे के लिए किसी मुस्लिम को अपना घर बेचा। वो एक आए, उसके बाद गलियों में मकान बिकते रहे, उनकी संख्या बढ़ती रही, और जब आधी आबादी उनकी हो गई, उसके बाद हम लोग डिस्टर्ब होने लगे। हमने पूछा कि आपको कैसे महसूस हुआ? वो तो सामान्य लोगों की तरह, जैसे हम हैं वैसे वो हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या था कि जब हमारी बहू बेटियां बाहर निकलती हैं तो फब्तियां कसते हैं। अच्छा, वो आपस में इतना उनके अच्छे संबंध होते हैं, इतना उनमें मेल जोल आपस में इतना बेहतरीन होता है कि कोई विरोध नहीं करता कि भाई वो हमारी गली के लोग हैं, उनकी बेटी या उनकी बहू के साथ आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, उनको छेड़ क्यों रहे हो। वो विरोध नहीं करते। और धीरे धीरे वो कहते हैं जब हमारे घर के बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी बहू, हमारी बीवी अगर सुरक्षित नहीं है तो उस गली में रहने का क्या मतलब है। दूसरी बात पुलिस की होती है, पुलिस की भी मजबूरी है कि आप हर गली में तो पुलिस नहीं बिठा दोगे, स्वाभाविक सी बात है। आप कहीं भी रहें देश में, लेकिन अगर आपको डर है कि यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वो सही नहीं हैं, उनकी सोच खराब है, वो नशे का कारोबारी हैं, वो गलत धंधा में लिप्त हैं, वो जुर्म की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो फिर आप क्या करोगे? पुलिस आपके लिए क्या 24 घंटे बैठी रहेगी? ये मजबूरी पुलिस की भी है। लेकिन कुल मिलाकर के है कि इलाके में लॉ एंड ऑर्डर
कंट्रोल करना पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस भी एक एक आदमी के पीछे नहीं जा सकती। ये समस्या है पुलिस के साथ में। और पुलिस वाले, आपको बता दूं, रात में आप चाहे इसका ग्राउंड जीरो पर जाकर के टेस्ट कर दीजिए। रात में आप पुलिस वाले को पर्टिकुलर कई सारी गलियां हैं, वहां पर से आप कॉल करें कि फलाने गली में मारपीट हो गई है, चाहे ये मेरी जान ले रहा है, पुलिस वाले पहुंचेंगे नहीं। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि उनके पास जब तक बैकअप फोर्स नहीं होगी तो वो जाएंगे नहीं। उनकी अपनी जान को खतरा है। जो डीसीपी को नहीं छोड़ रहा, वो सिपाही और छोटे जिप्सी को कौन क्या करेगा। और वहाँ पर पुलिस वाले जब जाते हैं, हमने तो कई उस इलाके में क्राइम कवर किया है, तो वहाँ पर होता है कि पुलिस वाले से भी हाथापाई होती रहती है। कोई चाकू निकाल ले आएगा, कोई पिस्टल लेके लहरा रहा है, पुलिस वाले भी अपने आप को बचाते फिरते हैं। और एक दो आदमी तो पुलिस वाला गलती से भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। आप जाके देख लीजिए उस इलाके में। और मामले तो इतने आते हैं, भर भर के इतनी शिकायतें आती हैं कि पुलिस वाले भी परेशान रहते हैं। तो उसको दूसरे तरीके से चेंज करने की ज़रूरत है। वहाँ पर पुलिस की टीम, चाहे जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, इनको अलग तरीके से क्राइम कंट्रोल करना पड़ेगा। एक इसके लिए उदाहरण बताता हूँ। एक जगह बांग्लादेश में भी एक ऐसा जगह था, शेख हसीना उस समय सत्ता में आई थी नई, तो उस इलाके में बहुत ज़्यादा क्राइम होता था। तो उसको धीरे धीरे उस इलाके में पुलिस की संख्या बढ़ाई गई, चीज़ों को कंट्रोल किया गया। उधर के जो नामी गिरामी क्रिमिनल थे उनको अरेस्ट किया गया। उधर नशे के कारोबार पर पाबंदी लगाई गई। उधर लोगों की आवाजाही पर चेकिंग हुई। मतलब कुल मिलाकर के योगी वाला स्टाइल करेंगे तभी वो इलाका कंट्रोल होगा। मतलब सरकार चाहे और प्रशासन चाहे तो उसको कंट्रोल किया जा बिल्कुल किया जा सकता। बिल्कुल। तो ये देखने वाली बात होगी इस घटना पर। तो फिलहाल जिस तरीके से एक्शन पुलिस ले रही है और तमाम जांचबीन चल रही है, जांच पड़ताल हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जो भी अपराधी होगा, जिसने भी अपराध किया होगा, वो सलाखों के पीछे तो होगा ही। लेकिन एक सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर ऐसे कितने युवक और अपनी जान से हाथ धोएंगे उस इलाके में। तो इसके लिए जिस तरीके से सर ने बोला कि योगी स्टाइल अब दिल्ली मांग रही है और उस इलाके के लोग मांग रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर यूपी में जो मुस्तैदी दिखती है वही मुस्तैदी अब दिल्ली में लोग चाह रहे हैं और सीलमपुर इलाके में लोग चाह रहे हैं। और ये उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी की सरकार कई सालों के बाद अब दिल्ली की सत्ता में आई है, तो इसके वजह से लोग अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी इंतजार, इसी उम्मीद में हम भी हैं कि सीलमपुर इलाके से ऐसी और घटनाएं अब हमें कवर ना करनी पड़े और उनका जिक्र अब ना करना पड़े। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।